नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अलिया जोहर, प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स के साथ स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन लाइव मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन अगर बात करें पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच की अगेंस्ट इंग्लैंड जो मुल्तान में खेला जा रहा है, तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो है बैटिंग का फैसला किया और सो फार सो गुड। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बैटिंग का जो है मुजाहिरा किया और अच्छे रन्स जो बोर्ड पे लगाए। और शान मसूद की अगर बात करें, डैशिंग 150 उन्होंने किया एज ए कैप्टन। कैप्टन इनिंग्स थी। अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी की, फिर साउथ शकील भी बड़े जबरदस्त रहे। तो ओवरऑल लगता है कि मोमेंटम समहाउ पाकिस्तान के पास आ गया है और लेट्स सी कि अब जब इंग्लैंड टीम किस तरीके से पाकिस्तान उनको जब बॉलिंग करता है, तो लेट्स सी कि हाउ द थिंग्स गोना वर्क फॉर पाकिस्तान टीम। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पे रहेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। शाहनवाज राना साहब मौजूद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इनको वेलकम करते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि टॉस जीत के बैटिंग का फैसला तो अच्छा रह गया, समहाउ लग रहा है कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला जो है मुफीद साबित हुआ है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सो फार सो गुड फॉर पाकिस्तान? और जिस तरीके से बैटिंग की है, ख्वाब अब्दुल्ला शफीक हो, शान मसूद हो, तो पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टार्ट जो है मोमेंटम समहाउ पाकिस्तान ने गेन कर लिया है। देखिए जी, बात ये कि ये बिल्कुल ठीक है कि ये पहला टेस्ट जो अब हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा टॉस था जो पाकिस्तान ने जीता। और विकेट को देखते हुए, जिस पर ना तो कहीं घास है ना कोई ऐसे मामलात नजर आते हैं। बाकी ये है कि गर्मी और जो मुल्तान का मौसम है, आगे चलकर इस विकेट के ऊपर क्या असरात मुरतब करेगा, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कप्तान ने खुद बैटिंग का फैसला किया और एक अच्छे बैटिंग ट्रैक पर के जहां बॉल जो थी वो बल्ले के ऊपर बहुत अच्छी आ रही थी, उनका ये फैसला जो है ये किसी हद तक सूदमंद भी साबित हुआ। गो के पाकिस्तान की पहली विकेट जो थी वो बहुत जल्दी जो थी वो गिर गई और इसके बाद फिर जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने और शान ने आकर बैटिंग को संभाला और दोनों खिलाड़ियों ने सेंचुरी स्कोर की और बिलखुसूस शान जो है वो बड़े मतलब जिसको कहना चाहिए कि तेज भी खेले, कैप्टन इनिंग्स नजर आई जी। उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट जो था उसको भी मेंटेन रखा और इनके साथ अपना अब्दुल्ला शफीक जो खासे दिनों से एक बैड फॉर्म में थे, उनकी भी फॉर्म जो है वो वापस आई और उन्होंने भी एक सेंचुरी जो है वो दाग दी। इसके बाद बहुत सारी उम्मीदें जो थी वो वाबस्ता की हुई थी पाकिस्तान ने बाबर आजम से, जो मुसलसल परेशानी का शिकार हैं और उनकी जो फॉर्म है वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। अब इसके क्या महज़िकात हैं, क्या इसके पीछे चीजें हैं, ये बाबर को खुद भी मालूम होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बाबर जो है वो इंतहाई प्रेशर के अंदर है इस वक्त और वो जब आते हैं ग्राउंड के अंदर दाखिल होते हैं तो उनके आसाब जो हैं वो तने हुए होते हैं, सख्त होते हैं और उससे उसका नतीजा ये होता है कि जो मूवमेंट है उनकी वो इतनी तेजी से नहीं हो सकती जितनी रिलैक्स जो मसल्स होते हैं उसमें होती है। तो ये है कि बाबर से फिर जो एक उम्मीद की जाती थी वो टूट गई लोगों की और जो उनसे तवक्कुआत थी वो उनके ऊपर पूरा ना उतरे और फिर ये 17वीं उनकी इनिंग्स थी जिसमें वो 50 नहीं कर सके। तो मैं जाती तौर के ऊपर ये जरूर कहूंगा कि बिलाशुबा बाबर जो है वो एक बड़ा खिलाड़ी था और बड़ा खिलाड़ी है और अल्लाह करेगा कि वो बड़ा खिलाड़ी ही रहेगा। लेकिन जब इस तरह के बैड पिचेस आते हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा जो ज़हीन खिलाड़ी होते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट भी देते हैं, किसी तरह से भी किसी भी बहाने से आप अपने आप को रेस्ट लेते रहें और अगर वो भी थोड़ा सा अपने आप को बाहर रखें और थोड़ा रेस्ट मार लें तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है उनकी फॉर्म वापस आ जाए। और दूसरा ये कि ये मेरा जाती ख्याल है, पता नहीं तुम इससे इत्तेफाक करोगे या नहीं करोगे, मुझे जरूर बताना। बाबर भी अब मुझे लगता है कि टेस्ट मैच के लिए जो है वो कैपेबल नहीं रहा। अच्छा। बाबर का भी वो जो स्टेमिना है, बाबर का जो वो फिटनेस लेवल है, वो मुझे नहीं लगता कि वो अब टेस्ट के ऊपर पूरा उतर रहा हो। तो इसको दुरुस्त करने के लिए, इसको वापस लाने के लिए, आपको याद होगा कि कोहली के ऊपर भी एक बड़ा बुरा वक्त, बिल्कुल, वो 2-3 साल का टाइम बड़ा क्रूशल था और उससे भी स्कोर नहीं हो रहा था, उससे नहीं हो रही थी, लेकिन उसने अपने आप को अलहदा किया, अपनी फिटनेस के ऊपर उन्होंने भरपूर काम किया बाबर
और अब कोहली के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है अगर वो बराबर बराबर खड़े हों। कोहली अब भी बहुत स्मार्ट और फिट नजर आता है, जबकि बाबर जो है अब खासे बल्कि से नजर आने लग गए हैं और उनका जो पेट है वो भी नजर आता है अब। सो ये है कि वो उनको अपनी फिटनेस के ऊपर और अपनी खामियों के ऊपर जो है वो थोड़े अरसे काम करना चाहिए, और जब वो ये ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वापस आएंगे तो फिर वही बाबर आजम होगा, जो बाबर आजम जिसके हम तो करते थे कि उसका बल्ला जो है वो रन उगलता है। तो सर जिस तरह आपने अभी बात की थी, आपने अर्ज की थी कि जिस तरीके से वो बाबर की फॉर्म के बारे में आपने कहा कि टेस्ट मैच में उस तरह सूट नहीं कर रहा और कैपेबल नहीं लग रही टेस्ट मैच में खेलने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा मैं भी आपको एक चीज इनपुट करूं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि बाबर जब नए नए टेस्ट मैच में आए थे, जब डेब्यू हुआ था उनके टेस्ट मैच का, तो पहले 2.5-3 साल उनके लिए बड़े क्रूशल थे, तो आपको नहीं लगता कि वैसा ही फेज दोबारा बाबर पे आ गया? और क्या एक चीज आपने अगर नोटिस की है, पहले बाबर जो है ना जब अच्छे हो गए थे टेस्ट मैच में तो वो बॉल को थोड़ा सा लेट खेलते थे, तो उनके पास टाइम होता था खेलने का, लेकिन अब जो है बॉल उस तरीके से तालमेल नहीं हो रहा बल्ले का बॉल के साथ। देखिए बात यह कि बाबर आजम क्योंकि दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम है, बड़ा खिलाड़ी है, और उसको दूसरी टीमें भी बड़े गौर से देखती हैं कि ये करता क्या है। अच्छा। ठीक है ना। अब जो उसकी खामियां थी, जो उसके वीक पॉइंट थे, वो सबके पास आ गए हैं। उन्होंने सबने जांच लिया है कि अब ये मामला, दूसरा ये कि मेरा जाती ही ख्याल है कि अब थोड़ा सा उम्र के साथ साथ रिफ्लेक्सेस जो हैं वो भी कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। उन रिफ्लेक्सेस में वो चीज नहीं होती जो पहले होती थी। सर लेकिन स्टिल ही इज यंग सर। नहीं वो यंग तो हैं, लेकिन खेल की एक उम्र होती है, ठीक है ना। वैसे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यंग हैं और खासा अरसा यंग रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो खेल है उसकी एक उम्र होती है, और ये उम्र शुरू होती है 16 से लेकर और 25, 26, 27 साल तक। ये वो पीक टाइम होता है कि जिसके अंदर खिलाड़ी बहुत कुछ कर रहा होता है। लेकिन जब वो 30 के करीब आता है या 30 से ज्यादा जो है, पंजाबी में कहते हैं कि टी तो टप जाता है ना, तो फिर वो खेल की उम्र नहीं रहती। वो वैसे तो जवान होता है, लेकिन जो खेल के रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो चुकी होती है, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके आ चुके होते हैं। तो जरूर फर्क तो जरूर पड़ता है, लेकिन ये है कि इतना नहीं फर्क पड़ता जितना कि अब हमें महसूस हो रहा है। अब भी बाबर जब खेलने आए हैं तो वो उस तरह के मतलब चाको चौबंद और वैसे बाबर नजर नहीं आ रहे थे। वो बड़ा चेकी खेल रहे थे, बड़ा डर डर के संभल के खेलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सब ने देखा और सभी कह रहे हैं। तो ये है कि इसका हल सिर्फ एक ही होता है। बाबर अब भी जवान है, बाबर अब भी कम बैक कर सकता है, और बाबर के अंदर बड़ी सारी क्वालिटीज हैं। बट ये है कि अगर आप किसी बात में वो कहते हैं, फिर मैं पंजाबी च आ जाऊंगा, क्योंकि कहना पैंदा है कि बंदा जदों ढीठ हो जाए ना तो फिर ओदा कोई भी इलाज नहीं होता, ठीक है ना। तो जे समझदार होवे तो फिर वो समझ जाता है, उन्हें पता होता है कि मैं करना की है, ठीक है ना। इसी तरह बाबर का मसला है कि अगर वो सही अपने आप को देख रहे हैं कि यार कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो नहीं दुरुस्त हो रही, उन पर काम करें। नहीं तो डिफरेंट क्या करना पड़ेगा बाबर को? थोड़ा रेस्ट ले लें, थोड़ा रेस्ट लेके दोबारा मैदान में आए, कोई 1-2 सीरीज रेस्ट ले लें। हाँ, तो उनको किसी भी बहाने ले सकते हैं, ठीक है ना। तो और दूसरे बैकअप के अंदर भी अब चंद एक खिलाड़ी एक ऐसे आए हुए हैं कि जिनको अगर चांस मिले और जिनको अगर खिलाया जाए तो वो यकीनी तौर के ऊपर जो है अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। कामरान गुलाम है, जैसे कामरान गुलाम सर, लेकिन कामरान गुलाम को मौका ही नहीं दिया जाता, बेचारे जो है दरवाजे खटखटा के थक गए। तो शोर मचाने पर 16 के अंदर शामिल किया गया, अदरवाइज तो उनको कह दिया गया था कि अभी आप खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, फिर देखें। भाई एक बंदे ने 200 कर दिया, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी अभी उसको आप मशवरा ये दे रहे हैं कि वो खेलें, ये कि हुरैरा है, ठीक है ना। उसको भी यही देख लें कि अगर वो उसने स्कोर किया तो यार आप उसको चांस देकर चेक तो करें ना। एक बंदा जो है वो मुसलसल एक इनिंग में 50 करता है और 3 इनिंग के अंदर वो 0 पे। आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं? मैं साइम की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि देखिए अब फिर वही सिलसिला है। अब अगली इनिंग के अंदर अगर वो फिर 40-50 कर जाता है तो फिर वो अगले टेस्ट मैच के, भाई आप अगर तो समझते हैं कि फ्यूचर के लिए हमें कुछ चीजें जो हैं वो कुछ प्लेयर्स दस्तयाब होने चाहिए, हमें उन्हें निकालना है, तो उन्हें चांस भी तो दे देना यार। अब 2 खिलाड़ी जो हैं वो बेंच पे बैठे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन आपने अब दूसरी बात पता क्या है, हमने 7 बैट्समैन खिलाए।
ठीक है ना। 6 ऑलराउंडर्स भी हैं बीच में, आमिर जमाल भी बैटिंग कर लेते हैं, सलमान आगा भी। ऑलराउंडर है, सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना सिक्का बंद ऑलराउंडर एक ही है, आमिर जमाल, ठीक है। उसको खिलाया आपने, फिर उसके बाद 2 फास्ट बॉलर रख लिए आपने और 1 स्पिनर रखा है। तो मैं तो इस कॉम्बिनेशन से ही हैरान हूं कि इतने डरे हुए थे कि उन्होंने 7 बैट्समैन रख लिए कि यार कहीं हमें सब कुछ उल्टा ना पड़ जाए। सोचने की बात यह कि अगर पाकिस्तान की टीम ठीक जो है ना इस विकेट के ऊपर 450-500 स्कोर करती है, तो क्या आप इंग्लैंड से तो वो को नहीं रखेंगे कि वो भी इतना स्कोर कर जाएगी, जबकि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए अभी उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। अच्छा, बैटिंग ट्रैक जो है ना बड़ा फ्लैट नजर आ रहा है, वो इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने भी ट्वीट किया कि बेल्ट है रोड, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और अगर आगे जाकर तीसरे चौथे दिन अगर उसमें दरारें पड़ जाती हैं मौसम गर्मी की वजह से और वो खिल जाता है और वो अब अपने स्पिनर को मदद देने लगेगा, तो आप ये बताएं कि हमारे पास सिर्फ एक अबरार है, बाकी सारे जो है वो स्टॉक बॉलर हैं, जरूरत पड़ने के ऊपर आप उनसे बॉलिंग करवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कहलाते, वो वक्ती बॉलर होते हैं जिनको हम जरूरत के मौके के ऊपर नजरिया जरूरत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है जो आपके सामने है। और अभी तो देखें कि होता क्या है, अब आप उन्हीं को देख लें, आप जिनको हम अब वनडे का और T20 का कप्तान बनाने जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है टेस्ट मैच का कप्तान भी उन्हें बना दिया जाए, रिजवान को। वो जिस तरह आउट हुए मुझे तो समझ नहीं आई थी कि ये कौन सा आउट होने का तरीका होता है। आउट भी होते हैं, अच्छा बॉल हो जाए उस पर आउट भी हो जाता है, लेकिन आप एक बुरे बॉल को अच्छा बॉल बना लें, ठीक है ना। लेग स्टंप पे गिरा हुआ गेंद आप लेग स्टंप की तरफ जो है शफल करते हुए चले गए और फिर आपने ड्राइव मारी आपके सामने, तो अपना ऑफ के ऊपर जो था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर उसने फील्डर लिया हुआ था किसी काम के लिए और वो कैच आउट हो गए। तो मामला ये है कि हमें एक तो अपना मिजाज जो है ना अभी हमारा टेस्ट क्रिकेट वाला नहीं है, उसकी वजह ये कि हमें टेस्ट बहुत कम मिलते हैं खेलने को। तो ये है कि वो नजर भी आ रहा है, लेकिन जो लड़के 4-5 रोजा क्रिकेट को खेल रहे हैं उनका टेम्परामेंट भी है, उनको चांस मिलना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने बड़े सीनियर को जो है मजीद जो है वो पस्ती की तरफ डालते रहें, उनका जो है एतमाद उसको मजीद हम खराब करते रहें। अब आप देखें कि एक इतना बड़ा कप्तान जो है आज फिर पानी पिलाने के लिए खड़ा हुआ था वहां। अच्छा, बेन स्टोक्स की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अपने कप्तान की। नहीं, बेन स्टोक्स भी वैसे पानी पिलाने के लिए तैयार थे यार। वो तो चलो अनफिट होने की वजह से टीम से बाहर हुए ना, वो उनको कोई उनको उनकी सिलेक्शन में तो नहीं फर्क पड़ा, और अगर वो पानी पिलाने आ गए तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन एक कप्तान सरफराज जो मुसलसल मतलब आपकी कामयाबियों में हिस्सा बनता रहा और एक सीनियर कप्तान रहा है, वो अब उसका काम ही हमें ये नजर आने लग गया है पिछले सारे टेस्ट मैचेस के अंदर कि वो आते हैं और पानी पिला रहे होते हैं। भाई सरफराज को भी सोचना चाहिए कि यार अगर आपने पानी ही पिलाना है तो फिर और बहुत से नौजवान विकेट कीपर है उनको टीम में शामिल करें, ताकि वो बड़े लोगों के साथ बैठकर, बड़े खिलाड़ियों के साथ बैठकर कुछ तजर्बा हासिल करें। उन्हें कुछ तरीका है कि टीम के अंदर किस तरह से बैठा जाता है, किस तरह से जो है बड़ी क्रिकेट के लवाजमात होते हैं, बजाय ये कि वो सीखे। सरफराज अहमद साहब अच्छे भले बाइज्जत आदमी हैं कि वो बोलते भी कम है और बड़ा वो, उसके बावजूद वो अपनी जगह छोड़ने पर ही तैयार नहीं है। यार हद हो गई है यार। मेंटोर के आप 50 लाख रुपए ले रहे हैं, फिर टीम के अंदर शामिल है, फिर खेल रहे, तो आप मतलब किसी नौजवान खिलाड़ी को मौका देने के लिए राजी नहीं है, उनको जगह देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये है कि मैं तो बड़ी इज्जत करता था सरफराज की, लेकिन अब मुझे उनके एटीट्यूड के ऊपर ना अफसोस होता है, बजाय ये कि वो खुद कहते कि यार मैं नहीं खेल रहा भाई, मुझे नहीं, जब मेरी टीम में जगह ही नहीं बनती, जब आपने खिलाना ही अपना रिजवान को है, तो फिर मैं क्या खाली पानी पिलाने के लिए हूँ। आप इसके लिए एक ऐसा नौजवान विकेट कीपर अपने साथ रखें जिससे हम मुस्तकबिल की उम्मीदें लगा सकते हैं, और उसको जब टीम के साथ चलने फिरने उठने बैठने का मौका मिलेगा तो वो बहुत सारी चीजें सीख सकता है, ना भी खेले तो। अब मुझे तो सरफराज के ऊपर भी हैरत है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको कम से कम कुछ इखलाकी इक़दार को भी सामने रखते हुए नौजवान खिलाड़ियों के लिए जगह छोड़नी चाहिए। सर, ये पाकिस्तान में ये रवायत है, मौजे हैं, मतलब मौजे हैं जी, 50-50 लाख रुपए के चेक भी मिल रहे हैं, साथ मेंटोरशिप भी कर रहे हैं और साथ साथ टीम्स में भी खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान में ऐसा होता है? मैंने और तो कहीं होता है, ऐसा नहीं देखा। नहीं ऐसा हो, ये देखे ना कितनी शर्मिंदगी की बात है। और फिर मजे की बात, आपको एक बात बताऊं, अभी चैंपियन कप हुआ है,
इसमें 2 मेंटोर जो थे वो ड्यूरिंग अपना ये टूर्नामेंट, जबकि वो 50 लाख रुपए सिर्फ इस बात के ले रहे हैं कि उन्होंने टीम के साथ रहना है, वही ना, अपनी टीम को वो करना है, ठीक है ना। 2 मेंटोर आपके अमेरिका के दौरे पर चले गए जाती काम की वजह से, ठीक है ना। और मतलब ये कि कहते हैं कि झुपड़ियां थे 2-2, ठीक है ना। ये और उनको कोई कहने वाला नहीं है कि भाई हम आपको 50 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, तो किस बात का दे रहे हैं? इस बात का दे रहे हैं कि आप टीम को छोड़ के तो जनाब अली अमेरिका यात्रा के ऊपर चले जाएं और 5-7 दिन वहां सैर सपाटे करके वापस आ जाएं। इनकी मौजें लगी हुई हैं भाई, इनको कोई कहने वाला नहीं है, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस है कोई नहीं। बोर्ड के मामला जो हैं वो बस ऐसे ही चल रहे हैं। चेयरमैन साहब हमारे बहुत सारी जगहों पे फंसे हुए हैं, वो बोर्ड को चलाएं या मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नतें करें, ठीक है ना। तो ये तो सारी चीजें जो है वो हमारे सामने है कि बोर्ड के लिए फुल टाइम एक ऐसा बंदा बैठा हो कि जो तमाम चीजों के पर कहाँ चला गया वो जो हमने सर्जरी करनी थी, कहाँ एहतिसाब चला गया, नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। एक तरफ उन्होंने सारी जो है खंदकें खुदवा दी हैं अपना तमाम स्टेडियम्स की, और अब उनके ऊपर काम जो है वो दिन रात लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये काम जो है ये टूर्नामेंट से पहले मुकम्मल हो जाए। दूसरी तरफ हमारे जो इंटीरियर मामला हैं वो इतने गंभीर हैं कि वो बेचारे कभी धरनों में भाग रहे होते हैं, कभी फजलुर रहमान की तरफ भाग रहे होते हैं, कभी जरदारी साहब बुला रहे होते हैं, कभी वजीर आजम को जवाब दे रहे होते हैं, कभी वो आर्मी चीफ साहब के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। एक बंदा जो है वो क्या क्या करे, उसका तो ध्यान है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। उनका ध्यान तो किसी और तरफ लगा हुआ है। सो ये है कि हमें हमारा ये सिस्टम सही होता मुझे तो नजर नहीं आता, ठीक है ना। और उसके नतीजे में तमाम खिलाड़ी जो हैं जो वाबस्ता है इस बोर्ड से, वो मौजें उड़ा रहे हैं, उनकी मौजें लगी हुई हैं, और वो जनाब अली पैसा भी कमा रहे हैं और टीम का बेड़ा गर्क भी कर रहे हैं, और उनको कहने सुनने वाला भी कोई नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि यार जिन खिलाड़ियों से आप उम्मीदें लगाए हुए थे और जो नहीं कुछ कर पा रहे थे, और उन्हें बाहर बिठाकर नौजवान खिलाड़ियों को कि अब अगर हमने हार नहीं है तो कम से कम हम नए खिलाड़ियों के साथ जिनको तजर्बा तो होगा ना, हार भी बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है ना। वो जान भी मारेंगे, वो सब कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए, ये जान नहीं मार रहे, इन्होंने सब कुछ तो हासिल कर लिया है। अरबों रुपए के ये मालिक बन के बैठे हुए हैं जिनके पास टका नहीं हुआ करता था, जो टूटी हुई साइकिलों पे ग्राउंड आया करते थे, जिनके पास खाने के लिए लंच के पैसे नहीं होते थे, आज वो अरबों रुपए के मालिक है। तो उनके तो दिमाग जो है वो अखलास के पर पहुंचे हुए हैं। तो उनको तो ठीक करने के लिए एक ही हल है कि उनको कहें भाई आप बाहर बैठे, अपने मामलात पर गौर करें, अपनी फिटनेस पे गौर करें, अपने आप को ठीक करें, और फिर डोमेस्टिक खेल के स्कोर करके दोबारा टीम में। सर लेकिन बाहर अगर बिठाएंगे तो नए लड़के आएंगे, वो भी जब थोड़े से पॉपुलर हो गए, लीग वगैरह खेलेंगे, वो भी इतने पैसे कमा लेंगे, सर्कल तो फिर चलता जाएगा। नहीं, ये कोई तुम्हारा वो नहीं है, सवाल नहीं है, ये सोच गलत है। ठीक है भाई, वो जब सोचेंगे जब उनको कुछ हासिल हो चुका होगा, उससे पहले तो वो 2-4 साल जो है वो जान मारेंगे, ठीक है, खेलने के लिए भी, टीम में जगह बनाने के लिए भी कोशिश तो करेंगे, ठीक है। वैसे तो अब क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा कमाऊ का एक जरिया है, ऐसा ही है ना किसी इंडस्ट्री के अंदर। फ्रेंचाइज क्रिकेट जब से आई है तो बड़ा एडवांसमेंट हो गई। मेरा ख्याल है शायद आईपीपीज ने भी इतना ना कमाया हो जितना इन 10-12 साल के अंदर क्रिकेटर्स ने कमा लिया है, ठीक है ना। तो मेरे भाई बात ये कि आप नौजवान खिलाड़ियों को जगह दें, खुद छोड़ें। जिस तरह से दुनिया के अंदर बड़े बड़े, अभी मोइन को ले लें, मोइन अली को, क्या बिगड़ा है उसका, वो इन सब में ज्यादा फिट है, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं, मैं अपने नौजवान खिलाड़ियों के लिए जगह छोड़ना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि कोई बड़ा नौजवान खिलाड़ी आकर मेरी जगह ले। और अब देख लें कि एक नौजवान खिलाड़ी टीम के अंदर शामिल है, उनकी खेल रहे हैं, ठीक है ना। सो ये है कि हमें अपनी जो इखलाकी इक़दार है ना, उनको देखना होगा। और अब अगर तो 30 रन जो है वो आकर वो भी कर सकता है हमारा फास्ट बॉलर नसीब शाह, तो ये जो बड़े बड़े जो धनत्रखा बैट्समैन है, उनसे क्यों नहीं रंजे होती, वजह क्या? तो अच्छा, ये सारी जी नसीम शाह का भी एक बड़ा एक सीन क्रिएट हुआ, जो हम तक भी खबरें पहुंचती हैं कि उनको कैटेगरी बी में शामिल कर दिया गया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। फिर उन्होंने जो है चेयरमैन को फोन किया, उन्होंने बोला कि मुझे कैटेगरी ए में शामिल किया जाए, तो चेयरमैन ने कहा मोहम्मद यूसुफ जो है आपके चीफ सिलेक्टर,
उन्होंने आपको कैटेगरी बी में शामिल किया है। फिर कैटेगरी बी की वजह से यूसुफ के साथ उनकी जब बातचीत हुई तो बड़ी उनकी तकरार हुई और बड़ी बहस हुई। यूसुफ ने भी बड़ा गर्मा गर्मी का इजहार किया कि नसीम शाह कह रहे थे कि मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए में शामिल किया जाए, तो इस बेस पे उनकी लड़ाई बनी और ये वजह फिर बनी मोहम्मद यूसुफ ने जो रिजाइन किया। हमारे तक जो खबरें पहुंची हैं कि नसीम शाह के साथ उनकी गर्मा गर्मी हुई। तो अब आजकल के जो नौजवान स्टार्स हैं वो भी बड़े एटीट्यूड में है, बड़े वो रूड है, बड़े प्राउड फील करते हैं। भाई इसलिए है ना कि हमारा बोर्ड कमजोर है। अगर हमारे बोर्ड में ताकत हो और वो ऐसे खिलाड़ियों के मुंह बंद करने की सलाहियत रखता हो, इनको एक साइड लाइन करना जानता हो, तो फिर इनकी हिम्मत है कि वो बोलेंगे। और मोहम्मद यूसुफ के सिर्फ ये एक नसीम शाह के साथ मामलात नहीं थे, मोहम्मद यूसुफ के सिलेक्शन के हवाले से भी बहुत मामलात थे। वो भी कुछ लड़कों को चाहते थे कि ये लड़के टीम में शामिल हो। कामरान गुलाम थे, एक दो और हैं, ठीक है ना। तो और वो थे कि जिन्होंने कुछ करके दिखाया हुआ था, और जब उनको टीम में शामिल नहीं किया गया तो मेरा ख्याल है कि उनके बाइज्जत बंदे का तो फिर यही बनता है कि वो एक साइड में हो जाए, वो कह लो जी ए पे ही ताड़ी दुकान जो मर्जी करते फिरो, ठीक है ना। तो उनकी जो था सिलेक्शन कमेटी से हटने की वो एक और वजह जो थी वो खाली ये नहीं था, नसीम शाह नहीं था, और बहुत सारे दीगर मामलात हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दिया और वो अलहदा हो गए। बाबर पे थोड़ा सा आ जाए। बाबर आजम आपके भी फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट हैं, आपको पता है बड़े अच्छे बैट्समैन है। अभी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही लेकिन स्टिल बैट्समैन अच्छे, 50 की एवरेज है, प्लस 50 प्लस। तो वैसे पर्सनली क्या बिलीव करते हैं जो बाबर ने अब कप्तानी छोड़ दी है तो क्या फर्क आएगा बैटिंग में? क्योंकि एक प्रेशर की जो थी, एक प्रेशर था समहाउ बाबर पे कप्तानी का, और वो उस तरीके से रन्स नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब बाबर ने जब कप्तानी छोड़ी है तो आप समझते हैं कि बाबर को थोड़े टाइम के बाद हम वापस रन्स करता हुआ देखेंगे, कप्तानी का प्रेशर हट गया? क्योंकि देखिए, कप्तानी छोड़ने से बाबर कभी भी ठीक नहीं होंगे। अच्छा, जब तक वो अपने एटीट्यूड को ठीक नहीं करेंगे। ठीक है ना। खाली कप्तानी छोड़ने से ये नहीं होगा कि उन पे से प्रेशर खत्म हो गया तो वो तो और रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। मजीद रिलैक्स होगा, फिर वो और भी बादशाह बन जाएंगे। असल में ये सारी गेम है, और हमारा और दीगर ममालिक के जो खिलाड़ी हैं उनका जो फर्क है वो है एटीट्यूड का, और फिटनेस भी। और नहीं, मतलब ये कि वो अपने खेल पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। वो तुर्रम खानी बनते हैं, वो ये नहीं करते कि अब कोहली को ही देख लें आप, वो हट के वो दूसरे की कप्तानी में खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्मेंस भी दे रहा है। एटीट्यूड की तब्दीली जो है ना वो बड़ा खिलाड़ी बनाती है। खाली कप्तानी से हटाकर उसको ये नहीं होगा कि जी उनके ऊपर से तो बड़ा भार था जो हट गया। भाई अगर वो कप्तान भी थे तो वो प्रोफेशनल है, वो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। उनका खाना पीना रोटी रोजी जो है वो ये खेल है। तो वो कप्तान बन जाए या ना कप्तान बन जाए, उन्होंने तो अपने खेल के ऊपर लोगों को जो है वो करना है, अपने खेल से मुतासिर करना है लोगों को। तो अगर आप अपने खेल से मुतासिर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किस बात के बड़े खिलाड़ी हैं? ये कोई प्रेशर नहीं होता, ये सब झूठ होता है कि जी कप्तानी का प्रेशर, जनाब हम मौसम की वजह से यूं हो गए, जनाब हम तो सफर की वजह से थक गए थे, जनाब विकेट का बिहेवियर ठीक जेट लैग लग गया यार। वो जो उनके साथ नाम के साथ जो प्रोफेशनल खिलाड़ी लगता है वो क्यों लगता है? वो इसी वजह से लगता है कि आपको तमाम हालात में, तमाम परेशानियों में, तमाम मुश्किलात के अंदर एक बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो दिखाना है लोगों को कि नहीं हम हैं खिलाड़ी, ठीक है ना। तो बाबर आजम से सिर्फ कप्तानी हटाकर ये तो वो नहीं की जा सकती कि वो स्कोर करने लगेगा। कप्तान हटके तो अब देख ले अब क्या प्रेशर था जो 30 पे आउट हो गया वो, ठीक है ना। ये इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिनको बाबर आजम को सोचना पड़ेगा, और अपने बिलखुसूस अपने जो स्पोर्ट्स एटीट्यूड है उसको बदलना होगा। उन्हें फिर दोबारा से उसी तरह मेहनत करना होगी जिस तरह उन्होंने आज से 10 साल पहले, 7-8 साल पहले जब वो की थी। अच्छा जी सर, एक मसला थोड़ा सा ये भी आ रहा है, अगर आपने थोड़ी सी बाबर की इनिंग्स देखी भी हो, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली इसको वॉच किया। 30 रन की इनिंग्स थी तकरीबन 71-72 बालों में। तो शुरू में वो थोड़े टची नजर आए थे, समहाउ कट शॉट भी अच्छी खेल रहे थे, कवर ड्राइव भी उनकी 1-2 लगी, अच्छी लगी। लेकिन मसला मुझे लगता है यहाँ आ रहा है कि वो अपनी इनिंग बिल्ड नहीं कर पा रहे। वो 30 में तो चले जाते हैं लेकिन उसके बाद लंबा नहीं लेके जा पा रहे। भाई यही तो कमजोरी है और क्या है। टेम्परामेंट और फिटनेस जो है वो इसी को तो कहते हैं कि जब वो ताजा दम आते हैं तो कुछ और होते हैं, जब वो विकेट के ऊपर उनको 1 घंटा 1.5 घंटा गुजरता है तो कुछ और हो जाते हैं। इन सब को 20 ओवर खेलने की आदत हो गई है। इन सबको जो है 20 ओवर्स 20-20 बस उसमें पैसा भी ज्यादा है, नखरे भी ज्यादा हैं, लोशे भी ज्यादा हैं, ठीक है ना, और मौजे ही मौजे हैं, 4 चुफेरे होने मौजा ही मौजा वो है।
ठीक है ना। तो इनको आदत पड़ गई उसकी। टेस्ट मैच तो बाकायदा एक साइंस का नाम है यार, एक टेम्परामेंट का नाम है, एक फिटनेस का नाम है, एक सोच का नाम है। तो यहाँ तो 1 घंटे के बाद आप देख लें कि क्या हो जाता है। वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। सर अब हम टेस्ट मैच पे आ जाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि हमारा अब आखिरी जो है वो लिंक है ये प्रोग्राम का। तो टेस्ट मैच पे अगेन आ जाते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो है वो टेस्ट मैच हो रहा है। तो आप वैसे पर्सनली क्या बिलीव करते हैं, पाकिस्तान अगर बड़ा टोटल लगाने में कामयाब हो जाता है जो कि नजर आ रहा है, तो उसके बाद क्या चीज पाकिस्तान को बॉलिंग में क्या चीज करनी पड़ेगी, और अगर ये टेस्ट मैच जीतना है तो क्या डिफरेंट इंटेंट शो करना पड़ेगा, या क्या डिफरेंट अप्रोच पाकिस्तान अगर अपनाता है तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता है? देखिए बात यह है कि अभी हमारी 7वीं विकेट भी गिर गई है और 82 रन बनाकर आउट हो गए अपना सऊद शकील। तो 500 रन तो बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है, और 500 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है, ठीक है ना। तो अब बॉलर्स के लिए तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। उनके पास तो अब बहुत बड़ा टाइम है कि वो 500 स्कोर हमारे बल्लेबाजों ने कर दिया। उन्होंने अपनी बैटिंग जो थी उससे बता दिया कि भाई ये ले। अब बॉलर्स का इम्तिहान है, और देखना यह है कि बॉलर जो है वो कितना इस विकेट के मूड के मुताबिक, विकेट के बिहेवियर के मुताबिक जो है वो बॉलिंग करते हैं। बाज जगहों के ऊपर विकेट के अंदर जान नहीं होती और बॉलर के लिए कुछ नहीं होता। और अब भी देख लें आपके इसमें भी, इस विकेट में भी बॉलर के लिए मुझे तो कुछ इतना ज्यादा नजर नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड के बॉलरों ने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की है। 3.5 की एवरेज से अब तक स्कोर बनाया है पाकिस्तान टीम ने, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें सिखाती हैं, और इनसे अगर हमारे प्लेयर भी सीखेंगे, हमारे बॉलर भी सीखेंगे कि हमें करना क्या है, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छा बड़ा स्कोर है कि जो पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने लगा दिया है। अब बाकी इम्तिहान रह गया है हमारे बॉलर्स का कि वो जब उनकी बॉलिंग की आएगी तो वो कितनी मतलब चाबुक दस्ती से और कितनी महारत से जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को, बैटिंग इंग्लैंड की भी बहुत अच्छी है और उनके सारे खिलाड़ी जो है वो इस वक्त अपनी फॉर्म में हैं, खेल कर आ रहे हैं। सो ये है कि अगर हमारे बल्लेबाज 500 कर सकते हैं तो हमें ये तवक्को जो है ये इंग्लैंड के खिलाड़ियों से भी है कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन खेल होता है और खेल के उतार चढ़ाव किसी को नहीं पता होते। हम कबल वक्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन खेल जो है उसका नक्शा कुछ और ही हो जाता है। सो ये है कि अब हमारे बॉलर्स जो हैं वो उनको बहुत अच्छी बॉलिंग करनी होगी, और बिलखुसूस जो हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है इब्रार, वो देखना है कि वो कितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ तो खैर वो इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे, इतनी अच्छी बॉलिंग उनसे नहीं हो सकी, और वो इतनी ना लाइन के ऊपर अपने काबू रख सके, ना वो अपनी फ्लाइट पर काबू रख सके। अगर आप खींच कर बॉलिंग कराते रहेंगे तो वो तो हर बल्लेबाज जो है वो खेल लेता है। जब तक आपकी बॉलिंग में वेरिएशन नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और इन तमाम चीजों को हमारा अब हेड कोच जो है वो देखेगा और बताएगा उन्हें कि अब हमने करना क्या है। दूसरा ये है कि फील्डिंग में हमें कोई चांस जो है वो मिस नहीं करना। अभी भी देखे जो कैच हुआ है वो विकेट कीपर से मिस हुआ है, लेकिन स्लिप के फील्डर ने उसको ले लिया, ठीक है ना। तो हम अगर हम कैच छोड़ेंगे और हम किसी बड़े खिलाड़ी को दूसरी बारी दे देंगे तो फिर हम ये तो ना लगाएं कि हम जो है वो मैच को जीत जाएंगे। सो ये है कि अब स्कोर तो जाहिर बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे बॉलर जो है वो अब कितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, कितनी लाइन पे बॉलिंग करते हैं, और हमारे फील्डर उनका कितना साथ देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है। और जिस तरह आपने स्पिनर की भी बात की है, अब्रार का आपने बोला कि लास्ट टेस्ट मैच में बेहतर नहीं कारकर्दगी थी अगेंस्ट बांग्लादेश, और स्टिल अब्रार ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी भी हुई हैं। तो आप समझते हैं कि अब्रार को हेल्प मिल जाती है अगर आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर और खिला लेते, अब्रार के साथ इन शेप ऑफ नुमान अली खिला लेते, तो शायद अब्रार को बेहतर हेल्प मिल जाती? नुमान ने आउट भी किए हुए हैं, और अब इंग्लैंड ने भी एक ऑफ स्पिनर जो है वो खिलाया हुआ है, ठीक है ना। तो हम भी अगर खिला लेते और हमारा भी एक स्पिनर जो है वो बढ़ जाता। हमने बैटिंग बढ़ाई है, हमने बॉलर कम किया। अब हम तो ये लगा रहे हैं कि हम सलमान आगा से भी बॉलिंग करवा लेंगे, मयूब से भी बॉलिंग करवा लेंगे, ठीक है ना, और भी जरूरत पड़ी तो किसी और से भी बॉलिंग करवा लेंगे, ठीक है। तो हम ना नजरिए जरूरत के ऊपर टीम बनाकर बैठे हुए हैं और वो खेल रहे हैं। अदरवाइज ये कि अगर तो कॉम्बिनेशन बनता था तो अबरार के साथ जो था वो एक ऑफ स्पिनर जो था उसको नुमान अली बनते थे, साजिद बनता था, ठीक है ना। हालांकि वो शायद स्क्वाड में भी नहीं है, लेकिन ये कि होना चाहिए था ऐसा ही, जैसा मैं कह रहा हूँ।
अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अब खाली सारा दारोमदार जो है वो इब्रार पर होगा कि वो कितना अच्छा बॉल जो है वो करते हैं, या फिर वो जो हमारे पार्ट टाइम बॉलर हैं दोनों, साइम और सलमान अली आगा, साइम और सलमान, ये कितना अच्छा बॉल करते हैं। आमिर जमाल से भी हमें बड़ी तवक्को है कि वो अपनी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी बहुत अच्छा काम दिखाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा रन रेट के ऊपर आ जाते हैं। जब आप इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने अपनी बारी शुरू की थी, साइम अयूब जब आउट हो गए, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही, और उसमें जो 2 सेशंस थे पाकिस्तान के, उसमें पाकिस्तान का रन रेट जो था तकरीबन 5.25 का था। उसके बाद जब शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, उसके बाद रन रेट बड़ा स्लो हो गया, और अभी जब पाकिस्तान, अभी भी अगर रन रेट पाकिस्तान का देखें तो 3 पॉइंट समथिंग है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ मिस कैलकुलेशन की है, रन रेट अच्छा जा रहा था, अगर इसको 4 से ऊपर भी रखा जाता तो आप जल्दी इंग्लैंड को आउट कर सकते थे। देखिए, बात यह कि इसमें कप्तानी का भी बड़ा दखल है। ठीक है, इनके कप्तान ने जब देखा कि ये बहुत आजादाना खेल रहे हैं, उसने उन पर प्रेशर बढ़ाया। ठीक है ना, और प्रेशर बढ़ाकर बॉलर्स को भी समझा दिया कि भाई ये अब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना, और उनकी मर्जी से फील्डिंग और उनकी मर्जी से चेंजिंग वगैरह जो है वो उन्होंने बड़ा मतलब अच्छी कप्तानी जो थी वो की, और नतीजा ये हुआ कि वो जो रन रेट हमारा बहुत अच्छा जा रहा था, 4.5-5 के करीब भी पहुंचने वाला हो गया था, इवन 5 से ऊपर भी गया, ठीक है ना, वो एकदम नीचे आ गया, और अब 3.60 जो है वो हमारा रन रेट है, और इसके ऊपर हम खेल रहे हैं। सो ये है कि इसमें कैप्टनसी का भी बड़ा दखल होता है। अब शान जो है वो कितनी अच्छी कप्तानी करेगा, ये भी एक अब उनका इम्तिहान होगा कि एक बड़ी टीम है। हालांकि जो छोटी टीम थी, जिसको हम बजाय छोटी टीम कह रहे थे, बांग्लादेश, काम तो उन्होंने भी हमारे साथ ऐसा किया है कि वो सारी जिंदगी हमें याद रहेगा, ठीक है ना। तो इंग्लैंड की टीम तो बहुत बड़ी टीम है। सो ये है कि अब कैप्टनसी का भी बड़ा जो है वो रोल है कि वो कप्तानी कितनी अच्छी करते हैं, और वो किस तरह से अपने बॉलर से, अपने फील्डर से काम लेते हैं। रेड बॉल पे तो बात होगी, थोड़ा व्हाइट बॉल की तरफ अब आ जाते हैं। बाबर स्टेप डाउन कर गए, कप्तानी छोड़ दी। नेक्स्ट कैंडिडेट अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान पे गौर हो रहा था, लेकिन रिजवान ने कुछ शर्तें रख दी कि मैं 3 साल के लिए मुझे कप्तान बनाया जाए, और मैं टीम जो है अपनी मर्जी की सिलेक्ट करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो है साउथ शकील पे अब गौर किया जा रहा है, सलमान अली आगा पे गौर किया जा रहा है, ये नाम सामने आ रहे हैं कि इन पे गौर किया जाएगा कप्तानी के लिए। तो आप पर्सनली क्या बिलीव करते हैं? रिजवान तो अच्छा कैंडिडेट है कप्तानी के लिए, तो अगर वो 3 साल की कप्तानी मांग रहे हैं तो उनको दे देनी चाहिए। यार, बात यह है कि जाहिर है कि अब जब बाबर कप्तान नहीं है तो व्हाइट बॉल का जो कप्तान है वो तो अब हमें नजर आ रहा है कि रिजवान ही होंगे, लेकिन एक नाम और भी हम सुनने में आ रहा है कि शायद उनको भी व्हाइट बॉल की कप्तानी का जो है एक मजबूत कैंडिडेट जो है वो तस्वूर किया जा रहा है। हारिस की मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हारिस, ठीक है, मोहम्मद हारिस की। और उनके लिए T20 फॉर्मेट की भी बात हुई है कि T20 का अगर वो कप्तान में उनको अब शाहीन का भी कप्तान उन्होंने बनाकर जो है वो भेजा है। तो ये है कि मेरा ख्याल है कि हमें अब फ्यूचर की कैप्टनसी का सोचना चाहिए। अगर रिजवान को भी बना देते हैं तो उनके अंडर किसी ऐसे खिलाड़ी को खिलाना चाहिए जो उनके तजर्बात से सबक सीखे, और उनकी मौजूदगी के अंदर वो कप्तानी के इसरार और रमूज जो है उनको जानने की कोशिश करें। सो ये है कि हम एक अच्छा कप्तान जो है वो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल ला सकते हैं, हमें मिल सकता है। लेकिन ये सारी बातें होती हैं प्लानिंग से जो हमारे पास नहीं है, जिनके बारे में हम नहीं सोच रहे। हम सारे डंग टपाऊ काम करते हैं और सारे वक्त के मुताबिक करते हैं कि भाई अब टेस्ट मैच आ रहा है, चलो जी इसके लिए अब क्या करें, यार अब वनडे सीरीज आ रही है, अब इसके लिए क्या करें। भाई हमें ये सारी चीजें पहले से करके रखनी चाहिए। हमारा एक फ्यूचर प्लान होना चाहिए जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बोर्ड के पास ये इस तरह के कोई भी मतलब मुझे नजर नहीं आए कि कोई उन्होंने ऐसे इकदाम किया हो जिससे ये नजर आ रहा हो कि ये सारी फ्यूचर प्लानिंग का एक हिस्सा है। हर काम डंग टपाऊ है और वक्ती है। ठीक है। और आप साउथ शकील, एक चीज बड़ी अहम है यहाँ पे, साउथ शकील की बात करें, सलमान अली आगा की बात करें, क्योंकि उनके भी नामों पे गौर किया जा रहा है कैप्टनसी के हवाले से जो हम तक रिपोर्ट्स पहुंची है। तो आप ऐसा नहीं समझते कि साउथ शकील की तो जगह भी नहीं बनती, सलमान अली आगा वगैरह की तो जगह नहीं बनती ओडीआई में, तो उनको कप्तानी के लिए क्यों कंसिडर किया जा रहा है? यार जगह तो बहुत सारों की नहीं बनती थी, लेकिन वो ओडीआई भी खेल रहे हैं और वो T20 भी खेल रहे हैं, ठीक है ना। और जहां तक सलमान का आपने नाम लिया, सलमान ने तो ओडीआई में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और T20 भी वो मतलब ये कि जहां जरूरत पड़ती है वो अच्छा खेल जाते हैं। अब हमें तो देखना तो ये है ना कि हमने अब आगे खिलाना किन किन लड़कों को है।
ठीक है। अगर तो हमने सिर्फ बेंच के ऊपर बिठाकर ही उनका मुस्तकबिल तारीख कर देना है तो फिर कप्तान बनाते फिर जिसे मर्जी बनाना है। लेकिन ये कि अगर आपने ये सोचना है कि इन खिलाड़ियों ने अब आकर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना है, तो बहुत सारे ऐसे और ये एक बात और है कि जरूरी नहीं होता कि एक बहुत बड़ा ग्रेट प्लेयर जो है वो एक बड़ा ग्रेट कप्तान भी हो जाए। ठीक है ना, वो बहुत कम लोग होते हैं। वो एक ही होता है क्रिकेट के अंदर, शायद कभी निकले तो इमरान खान बन जाता है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी था तो वो एक ज़हीद कप्तान भी था। लेकिन ये कि उसके साथ साथ बहुत सारे लोग थे जो उसको असिस्ट भी करते थे, लाइक मियां दाद साहब, ठीक है ना, और बहुत सारे लड़के थे, मुदस्सर था, ये वो सारे ये उनके साथ जुड़ जाते थे और उनको बताते रहते थे कि ये आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा। वो ज़हीन आदमी था, वो उसको फॉलो करता था। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कप्तान अकेला होता है ग्राउंड के अंदर, इसको सीनियर की तरफ से जो एक मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही होती। तो ये भी एक बड़ा एलिमेंट है, तो इसको भी पुर करना होगा और बताना होगा कि वो जो सीनियर खिलाड़ी जो पाकिस्तान के साथ रहे हैं और कप्तानी भी करते रहे, अब सरफराज ही वहां पे मौजूद है, सरफराज को चाहिए कि वो अपने कप्तान को बताए, उसको टिप्स दे कि ये करे, ऐसे करे, वैसे करे। फिर बाबर है, फिर रिजवान है, तमाम ने एक बड़ी क्रिकेट खेली हुई है। तो ये अगर अपने कप्तान के साथ मिलेंगे तो फिर जाकर कोई नतीजा जो है वो हम हासिल कर इंशाल्लाह अच्छे नतीजे जाएंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शान राना साहब मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट थे, सीनियर तज्जिया कार थे। उन्होंने जो प्रोग्राम में एडिशन किया वो बड़ा वैल्यूएबल एडिशन था और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारे साथ की। हमने कोशिश की जो आपके ज़हनों में महफूज है हिडन क्वेश्चन, उनके आंसर्स आप तक पहुंचाए। तो खैर पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में जो है सो फार पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी की, शान मसूद ने बड़ी अग्रेसिव 150 रन की इनिंग्स के लिए 85 का स्ट्राइक रेट था, जिसमें एक भरपूर तरीके से उन्होंने अच्छी शॉर्ट सिलेक्शंस की। और साथ साथ अगर बात करें हम, साउथ शकील ने अच्छी इनिंग्स खेली, सलमान अली आगा वाज लुकिंग इन द गुड फॉर्म। तो बेसिकली ओवरऑल पाकिस्तान एक अच्छी शेप में नजर आया। और अब इंग्लैंड को पाकिस्तान अगर जल्दी आउट करता है तो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि अभी सो फार अगर विकेट को देखें तो विकेट कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है जिस तरह एक सिंपल, जैसे आप कह रहे हैं कि एक बेल्टर होता है या जिस तरह एक फ्लैट विकेट होती है जिसको फट्टा विकेट कहते हैं, तो उस तरह का विकेट है। और लग ऐसे रहा है कि इंग्लैंड भी अच्छा स्कोर टोटल बना जाएगा इस विकेट के ऊपर। समहाउ मैच शायद ड्रॉ की तरफ भी चला जाए, क्योंकि विकेट को इतनी साजगार नहीं लग रही बॉलिंग के लिए, बैट्समैन के लिए ज्यादा अच्छी पिच लग रही है, विकेट लग रही है। खैर जो है, हमें यहाँ पे अपना शो क्लोज करना है। हम पाकिस्तान टीम को गुड लक कहते हैं, विशिंग गुड लक टू पाकिस्तान टीम एंड लॉट्स ऑफ वार्म विशेस फॉर पाकिस्तान टीम के पाकिस्तान इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे। तो हम नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ और अल्लाह हाफिज। आप अपना ख्याल कीजिए और फिर दोबारा आपसे मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।